मेरे प्यारे दोस्तों, एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल काफ़ी चर्चे में है आजकल। आपको पता है एमएमडीआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। अब इसका मतलब समझिए आप, और फिर हम आगे की कहानी शुरुआत करेंगे। माइंस और मिनरल या फिर माइनिंग को लेकर के डेवलपमेंट करना हो या फिर माइनिंग को रेगुलेट करना हो, this law regulates mining activities in India. This law ensure development of mining in India. But nowadays there are a lot of challenges in mining. Challenges like non-uniformity in taxation. अभी हो क्या रहा है ना कि स्टेट्स अपने मनमर्जी तरीके से, अपने अपने मनमाने तरीके से वो टैक्सेस को बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्सेस में इंक्रीजमेंट करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ हर दिन आप देखेंगे कि नया सेस लगा दिया जा रहा है स्टेट्स द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं नॉन यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करता है। और अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। अब सीधी सी बात है, आप अगर माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको पहले से इस बात का डर होगा कि स्टेट्स जो हैं वो तो अपने, जब उनका नींद खुलेगा, जब उनकी मर्जी हुई टैक्स बढ़ा देंगे। इससे तो आपका लॉस हो जाएगा, आप सफ़र करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट फेल कर जाएगा और इसे आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, है ना, आप अवॉइड करेंगे इन्वेस्टमेंट करने से। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्मिटी, नॉन प्रेडिक्टेबिलिटी, नॉन प्रेडिक्टेबिलिटी, नॉन यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन. So due to all this reason, to make mining and its regulation uniform, to make mining a predictable, this amendment bill comes into play. Particularly, what changes are being done in this particular bill? Let's see. मिनरल बियरिंग लैंड्स, जिस लैंड में मिनरल बहुत ज़्यादा है, जिसे ये पता चल रहा है कि किसी पार्टिकुलर लैंड के नीचे काफ़ी ज़्यादा मिनरल है, तो वो लैंड को एक्सप्लिसिटली यूनियन के तहत रेगुलेशन होगा. सो पर्टिकुलरली दिस MMDR एक्ट ट्राइज टू ब्रॉट the entire mining bearing lands, mineral bearing lands under the explicit control of center. Earlier it was under the explicit control of states, and states was able to regulate mineral bearing lands. There is addition of new section. The name of that section is 90. So under this section, states cannot impose arbitrary taxes, cannot impose new cess, cannot levy arbitrary taxes on mineral rights or lands except under the center's condition. So if states wants to increase taxes, if states wants to impose or levy more taxes, then they need to take permission from the center, right? दूसरा changes, third changes is past levies. You know, past levies means those mining companies which who did not paid royalty, who did not pay taxes to the गवर्नमेंट, अब उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. और जो माइनिंग कंपनी जिन्होंने पैसे दे दिए, अब उनका रिफंड भी नहीं होगा. तो तीसरा चेंजेस जो है ये, इसका जो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर था, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर इसलिए आप कह सकते हैं कि स्टेट्स क्या करती थी कि अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक नया कानून लाए कि आज से टैक्स इंक्रीज हो गया, और जैसे ही आपने कहा टैक्स इंक्रीज हो गया तो ये इफेक्टिव हो जाएगा जिस डेट को आपने इसमें मेंशन किया है, और पुराने समय से सरकार आपसे पैसा वसूलना शुरू कर देगी कि पिछले 10 साल में आपका जो ड्यूज़ है वो इतना अमाउंट रहा है, क्योंकि नेट टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग, नए लॉ के अकॉर्डिंग यू आर शॉर्टफॉल, है ना, आप जो है लैग कर रहे हैं. सो यू नीड टू पे
दोज ड्यूज, और फिर वो कलेक्शन जो है पुराने समय से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर इज सेंट्रल रूल मेकिंग। सो सेंटर एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर फ्यूचर स्टेट लेवाइज, and center is empowered to prescribe new conditions if states want to levy in future, then they need to abide by the conditions that is imposed by center. So ultimately in single terms we can say under this act center is getting more control over mining while states autonomy and states फिजिकल स्पेस इज नैरोइंग, है ना। तो स्टेट का जो फिजिकल स्पेस है, स्टेट का जो ऑटोनॉमी है, वो रिड्यूस किया जा रहा है, कम हो रहा है। तो आपको एक तरफ समझ में आया कि हम लोग माइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरा कैसे ये माइनिंग नए नए लॉ को, नए नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब ये चीज़ अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत लैग कर रहा होगा। इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हमें समझना पड़ेगा पूरा का पूरा माइनिंग प्रोसेस, हमारे कंट्री में पूरा का पूरा माइनिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम माइनिंग के प्रोसेस को नहीं समझेंगे वी आर नॉट एबल टू गेट ऑल द इनसाइट्स रिगार्डिंग दोज चेंजेस। फर्स्ट पहली चीज़, सरकार को या फिर आपको अगर माइनिंग करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, है ना। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे मिनरल रिच लैंड है, किस लैंड के नीचे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता करना पड़ेगा कि उस मिनरल्स का क्या ग्रेड है, कितने अमाउंट में, क्या क्वांटिटीज़ में वहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। आपको जब पता चल गया तो फिर वो जो लैंड है, जिस लैंड के नीचे बहुत सारा मिनरल्स हैं, उसका कोई लैंड ऑनर भी होगा, हो सकता है सरकार के कंट्रोल में हो या फिर हो सकता है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रोल में हो। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपके लैंड के नीचे, आप उसके मालिक हैं किसी ज़मीन के और उसके नीचे मिनरल पाया गया, तो वहाँ पर उस लैंड पर आपको पता चला कि आपके लैंड के नीचे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, तो आप वहाँ पे जाकर के एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लैंड राइट है ना कि माइनिंग राइट। तो लैंड राइट और माइनिंग राइट, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर completely different. Even if you own certain land, then you do not have right to extract minerals inside those land, beneath those land, right? तो इस केस में आपको मिनरल राइट्स लेना पड़ेगा, और मिनरल राइट्स लेने के लिए आपको करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है बिडिंग में। समझिए, अब सरकार को पता चला कि किसी भी पार्टिकुलर लैंड के नीचे मिनरल्स हैं, अब वो क्या करेगी? उसका ऑक्शन करेगी सरकार। ऑक्शन में आप जाएंगे, है ना, उस बिडिंग में आप जाएंगे, आप बिडिंग जीत जाते हैं। अब आप वहाँ पे बनाइए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस ये है कि आपका एक प्लान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। दूसरा कि जो जो आप माइनिंग करने जा रहे हैं उस माइनिंग में सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर के आपको प्लान बनाना होगा। उस माइनिंग में अगर कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि सीधी सी बात है माइनिंग से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, माइनिंग से इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो फिर आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी चाहिए। वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो अफेक्टेड होंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाना, उनको रिहेबिलिटेट करवाना, तो रिहेबिलिटेशन भी जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको करवाना है। इवन आफ्टर दैट रिहेबिलिटेशन करवाना है, डिस्प्लेसमेंट करवाना है ना, वहाँ पर डेवलपमेंट करना है। इसके साथ साथ जो लोग इनसे अफेक्ट हुए हैं उनके लिए फंड कंट्रीब्यूट करना है आपको। सो दीज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज विद द माइनिंग कंपनी। नाउ कम टू द स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स, और हम उनके उस स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हमारे कंट्री में ओवरऑल माइनिंग का जो रेगुलेशन होता है
एक ब्रॉड लेवल पे वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करती है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नेवर रेगुलेट कोल माइनिंग, इट ओनली रेगुलेट्स नॉन कोल मिनरल्स। एंड अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ माइन देर इज एन एक्ट that is Mines and Minerals Development Regulation. It was enacted during 1957. It regulates major minerals, and Ministry of Mines as well as states are involved in auction of mineral rich land. They start for bidding, है ना, certain parties come, they win bidding and they started exploring those minerals, right? अब एक तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से हमने ये चीज़ देखा। दूसरा, जो माइनिंग कंपनीज है उसकी तरफ से और क्या क्या होगा। माइनिंग कंपनीज में काम करने वाले कौन कौन से लोग होंगे और उनसे अफेक्टेड क्या क्या होगा, आप इस चीज़ को समझिए। इन्वायरमेंट, तो आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से जाकर के आपको वहाँ से जाकर के इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा। दूसरा, पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन को भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्या करेगी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके पॉल्यूशन जो भी आप पॉल्यूट कर रहे हैं उसको रेगुलेट करेगी, उसको मॉनिटर करेगी। दूसरा, वाटर, आपकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, वहाँ का जो वाटर पॉल्यूट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट दे ऑल्सो रेगुलेट, दिस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो रेगुलेट वाटर कॉन्टामिनेशन। आगे, वर्कर्स जो काम करेंगे, अब क्योंकि मिनरल और माइनिंग क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हजार्डस इंडस्ट्रीज होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है यहाँ पे, तो वर्कर की सेफ्टी को इंश्योर करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसके साथ और क्या हो सकता है, मान लीजिए ज़्यादातर जो मिनरल रिच लैंड है वो आपको फॉरेस्ट एरियाज़ में देखने के लिए मिलेंगे। रीजन है उसके पीछे कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं जिसको हम अलग से समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब फॉरेस्ट रीजन है और उस फॉरेस्ट में आप जा रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको फॉरेस्ट जितना पेड़ कटेगा उसका कॉम्पेंसेशन भी आपको देना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन जैसे कि आपने 1000 पेड़ काटा है माइनिंग करने के लिए, तो उसके बदले में आपको कहीं और 1000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि ये 1000 पेड़ जो कटेंगे उनकी साइज बड़ी होगी, वो मैच्योर पेड़ होंगे, और आप जो लगाएंगे वो अभी बच्चा होगा। हाउ कैन इट इज़ कॉन्सिडर्ड एज इक्वल कॉम्पेंसेशन, हम इसे बराबर में कॉम्पेंसेट करना तो नहीं कहेंगे ना। तो दूसरा, माइनिंग कंपनीज की तरफ से हमने स्टेक होल्डर्स को देखा। इसमें थर्ड मुद्दा जो आ जाता है वो है सेंटर स्टेट का। इसमें सेंटर का रोल क्या है और स्टेट का रोल क्या है। सेंटर का रोल है ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, और स्टेट का क्या है कि वो ऑक्शन, बिडिंग, है ना, ये सब करेंगे। तो आपको एक ब्रॉड आइडिया हो गया कि माइनिंग किस तरीके से हमारे कंट्री में होता है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि किस तरीके से ये MMDR एक्ट फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात कर रहा है, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इनक्रोच कर रहा है। आपने देखा कि चेंजेस क्या है, मिनरल बियरिंग लैंड्स, दिस बिल ट्राइज टू ब्रॉट द mineral bearing lands directly under the control of union government. Introduction of new section 90 that restricts states to impose new or arbitrary taxes, cess or levy new taxes. And if anyhow states wanted to increase taxes, states wanted to impose a new arbitrary tax, then they need to conform with the center's conditions. Its retrospective nature is abolished and central rule making power is empowered, right? So these all things has been changed under this bill. Now understand the federal structure of this particular topic. Under entry 54 of union list, it is mentioned that it is the exclusive authority for the regulation of mines and minerals development, and that lies with union. Second is
Entry 23 and 50. In this particular entry 23 in state list, it is mentioned that mines subject to union law. अगर स्टेट्स माइनिंग करता है, अगर स्टेट में किसी तरीके की कोई माइनिंग हो रही है, देन इट इज सब्जेक्ट टू यूनियन लॉ. Power to tax mineral rights subject to parliamentary limitations. So it is also mentioned here that if states wanted to levy taxes, then it is subject to parliamentary limitations. So parliament can impose limitation on imposing new taxes by the state. Third is state, that is entry 49. Here it is mentioned that power to levy tax on land, particularly relevant for mineral bearing lands. So it is the sole authority, sole power of states to levy on land particularly relevant for mineral bearing lands. So these are the things that you need to be learn. Now अब हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कैसे ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है. आपने अभी देखा कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव नेचर जो है, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर ये ख़त्म किया गया. एक केस है, आप इस केस को याद मत रखिएगा, बस इस केस में क्या जजमेंट आया इसे समझिए. 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक 9 जज बेंच का केस होता है. इस केस में 8:1 की मेजोरिटी से एक डिसीजन पास होता है, एंड दैट जजमेंट सेज दैट स्टेट्स कैन टैक्स मिनरल राइट्स अंडर एंट्री 50 एंड मिनरल बियरिंग लैंड एंट्री 49 and recovery of past dues allowed. So how it is mentioned here that recovery of past dues allowed? It means retrospective nature of this particular law is allowed. But under this bill, you are undermining this judgment by making its retrospective nature void, है ना. आप इसके retrospective nature को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं. You wanted to stop its retrospective nature, because in this particular case recovery of past dues was allowed. In this particular case states can impose tax on mineral bearing lands, right? And in this bill MMDR restricts these state levies to establish fiscal consistency, sparking intensive legislative competence debates, है ना. आप रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, आप टैक्स लेने पे प्रोहिबिशन कर रहे हैं, आप स्टॉप कर रहे हैं स्टेट्स को कि आप टैक्स आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं ले सकते, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो इस जजमेंट का अंडरमाइनिंग है या नहीं है. आगे, वाई गवर्नमेंट सपोर्ट्स इट, वाई गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ चेंजेस. फर्स्ट थिंग, टैक्स सर्टेनिटी. Due to tax uncertainty, due to tax non-uniformity, investors did not want to invest in mining companies, and that's why mining in our country जो वो उसकी कंडीशन है वो बढ़िया नहीं हो रही थी. थर्ड इज लोअर कॉस्ट, बेटर इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा तो सीधी सी बात है माइनिंग हमारी कंट्री में प्रमोट होगा. और माइनिंग जानते हैं ये एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी इकोनॉमी का. प्रोडक्शन, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़िया होगा. सिक्योरिटी, हमारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट आया तो. अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वी विल बी एबल टू रिच इन लिथियम एंड क्रिटिकल मिनरल्स. एंड यू नो क्रिटिकल मिनरल्स इज वेरी सिग्निफिकेंट इन टूडेज टाइम. Lithium is very significant in today's time, where government is pushing for electric vehicles. They wanted to promote electric vehicles, right? Now, what are the major concerns and constitutional challenges regarding this bill? Fiscal federalism. Mineral rich states may face severe revenue loss. अब सीधी सी बात है, जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहीं ना कहीं माइनिंग टैक्स से होकर के आता है. अब आपने टैक्स के ऊपर एक तरीके का लिमिट लगाया, एक तरीके का कंट्रोल लगाया, तो इससे क्या है कि जो माइनिंग रिच स्टेट्स हैं दे माइट सफ़र विथ लॉसेस, रेवेन्यू लॉसेस. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवरराइट
that we have discussed. Retrospective impact. Certain past unpaid levies invalidated entirely. And it somehow impacts Article 14. Because if law is applicable, then law should be applicable for everybody. अब जिन्होंने टैक्स को पे कर दिया है ना, जिन्होंने टैक्स को पे किया, अब उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा, वाह भैया। और जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया, उन्हें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर कैसे जस्टिफाइड है? एक्सेसिव डेलीगेशन. Centers given expansive power through delegated rule making. So through this amendment, center empowered themselves and try to encroach in the domain of states' autonomy. Right? What are the bigger pictures regarding this thing? Evolution of India's mining framework. MMDR Act 1957, it was the foundation of mineral regulation. Then after in 2015, there was auctions mechanism established, DMF and NMET. DMF means District Mineral Foundation, and NMET means National Mineral Exploration Trust. And in this particular, both of these institutions, दोनों इंस्टीट्यूशंस में फंडिंग जाता है कहाँ से? जो मिनरल कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज हैं, वो कंट्रीब्यूट करेगी पैसा, और इसका जो पैसा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का, ये वेलफेयर मेजर्स के लिए खर्च होगा जो लोग माइनिंग एक्टिविटीज से सफ़र किए। फिर 2021 में रिफॉर्म्स हुए, कैप्टिव मार्केट सेल्स। इस 2021 में क्या हुआ कि एक है आपका कैप्टिव होता है और एक होता है मर्चेंट सेल्स। दोनों में फ़र्क क्या है कि कैप्टिव माइनिंग जो होता है उसका मतलब है कि आप माइनिंग कर रहे हैं आप अपने यूज़ के लिए। कहने का मतलब मेरे पास एक कंपनी है और मैं लिथियम की माइनिंग कर रहा हूँ, और जितना भी लिथियम का माइनिंग हो रहा है उससे मैं अपने ही एजेंसी में उसे खपत कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। सारे लिथियम का मैं खुद बैटरी बना रहा हूँ, है ना, तो मुझे सेल करने के लिए अलाउ नहीं था अगर मैं कैप्टिव माइनिंग के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करता तो। लेकिन जो मर्चेंट माइनिंग है, इसमें आप माइनिंग ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सेल करना है, आपको प्रॉफिट कमाना है। आप लिथियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिथियम को मार्केट में बेचने के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि अपने यूज़ के लिए। तो 2021 में जो रिफॉर्म हुआ उनमें कैप्टिव माइनिंग जो उनको भी अलाउड हो गया कि वो भी सेल कर सकते हैं। देन आफ्टर 2023 में it was promoted for attracting investment so that our critical minerals and their exploration should be promoted. 2024 में 25 में mineral and exchange concept was introduced, but this thing you do not need to remember. It is just for your basic understanding about the evolution of mining framework in India. And 2026 there is a tax shift to promote tax certainty and balance, right? So these are the evolutions of India's mining framework. Now, balancing growth versus federalism. What are the way forwards that India should opt for? Multi-objective goal. Yes, we have an agenda, we have an aim of promoting our mineral security. We also wanted to attract investment flow. We also wanted to ensure states' fiscal autonomy. We also wanted to protect our environment. So these are our goals. But what are the strategic solutions? A strong center-state coordination should be there, should be ensured. Transparent and outcome-based DMFA. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में पैसा तो जाता है, लेकिन वो कौन से वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है इसका कोई डाटा नहीं है। तो आप ये चीज़ इंश्योर कीजिए कि एक उसका आउटकम हो, आप जहाँ खर्च करने वाले हैं उसका एक गोल हो, और वो जो डीएमएफ का जो पैसा है वो जहाँ खर्च हो रहा है, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द सिटीजन्स who is related to that. Third is domestic processing and refining capacity should be promoted, and predictable revenue sharing framework should also be ensured so that states could not suffer, so that mineral rich states could not suffer. So these are all about mining MMDR Act, how it impact center state relations, how it is against constitution, right? So these type of things
आर देयर इन दिस पार्टिकुलर एक्ट। चलिए, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको बढ़िया लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको बढ़िया लगा हो, हिट द लाइक बटन। और अब हम कमेंट बॉक्स में फीडबैक मेंशन कर सकते हैं कि क्या आपको समझ में आया या नहीं, और अगर नहीं समझ में आया तो कहाँ नहीं समझ में आया, क्या रीज़न था जो नहीं समझ में आया, क्या मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत है या फिर स्क्रीन पे कोई दिक्कत है, ये सब आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे अपडेटेड रहें, हमसे रेगुलर कनेक्शन में रहें और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली आप कर सकें। चलिए।